कभी एक वक्त था जब रात के 8 बजते ही हर घर में बीबीसी सैरबीन की आवाज गूंजती थी। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं साइमा अली। बीबीसी उर्दू शाम 4 बजे की खबरें। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं अहमद रजा। हमने इसी आवाज के साथ आंख खोली और इसी से दुनिया को समझना सीखा। हालत हज़रा के प्रोग्राम सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का आदाब। हालत हज़रा के प्रोग्राम में आज आप सिर्फ अमेरिका को नहीं चीन को भी देखेंगे और सुनेंगे। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, अमेरिका और ईरान को भी देखेंगे और सुनेंगे। यही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका को भी देखेंगे कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। फिर एक दिन वो आवाज खामोश हो गई। बीबीसी उर्दू शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर अपनी रेडियो नशरियात सैरबीन आज 31 दिसंबर से बंद कर रहा है। सामे का सवाल, ये क्यों बंद हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कितने लोग परेशान हो गए जनाब, ये काम मत कीजिए। मगर हमने तय किया कि ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। यूं पैदा हुआ जीबीसी सैरबीन। 27 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। चीन के सबसे सीनियर फौजी जनरल की गैर मामूली बरतरफी, बगावत की अफवाहें। जानिए बीजिंग की जंगी सलाहियत पर क्या सवाल उठ रहे हैं। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहिम लिंकन बहरे हिंद में दाखिल। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए फिजाई, जमीनी या बहरी हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। अस्पतालों में लाशों के ढेर और इमारतों पर तैनात स्नाइपर्स। बीबीसी ने ईरान से मौसूल होने वाली नई वीडियोस में क्या देखा। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल। कहा वो अपने खिलाफ जंग के लिए फंड्स फराहम कर रहे हैं। बांग्लादेश का चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मनसूख करने का ऐलान। इंडिया के योम जमहूरिया पर फिजाओं में उड़ते राफेल और कर्नल सोफिया के लिए मेडल की मंजूरी जेर बहस। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों एक और शख्स की हलाकत के बाद एहतजाजी मुजाहरे। ये भी जानिए कि लाहौर में दिन दिहाड़े 2 कत्ल करने वाले अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस को रिहाई कैसे मिली। मजीद ये भी जानिए कि 101 मंजिला इमारत को बगैर हिफाजती औजार और रस्सी के कैसे सर किया गया। मिलिए आग और काविया से पेंटिंग बनाने वाले मुनफरिद फनकार से। और ये भी जानिए कि पाकिस्तान के मुमकिना बाइकाट से ICC को कितना माली नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वसत उल्ला खान का कॉलम बात से बात भी आज के सैरबीन में शामिल है। मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में सीनियर क़यादत शदीद बहरान का शिकार नजर आ रही है। हालिया दिनों में चीन के आला जनरल जांग यूशिया और जनरल लियो ज़ैनली को ओहदों से हटाए जाने के बाद मुल्की अशराफिया में ताकत की कशमकश और फौज की जंगी सलाहियत पर सवालात उठने लगे हैं। 75 साला जनरल जांग यूशिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC के वाइस चेयरमैन थे, जबकि CMC के सरबराह खुद सदर शी जिनपिंग हैं। इस वक्त 7 रुकनी CMC में सिर्फ 2 अफराद बाकी हैं, शी जिनपिंग और जनरल जोंग शेंगमिंग, जबकि दीगर तमाम अरकान को एंटी करप्शन मुहिम के तहत हटा दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी सतह पर फौजी क़यादत की बरतरफी गैर मामूली है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के लॉयल मॉरिस का कहना है कि PLA इस वक्त क़यादत के खला और अंदरूनी बेयकीनी का शिकार है, जो तवील मुद्दत में शी जिनपिंग के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एसोसिएट प्रोफेसर चोंग जालिन का कहना है कि उन्हें इसकी वजह तो मालूम नहीं है, ताहम इस हवाले से बहुत सी क्यास आराइयां जारी हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका को जोहरी राज अफशा करने से लेकर बगावत की साजिश तक, हत्ता के बीजिंग में मुसल्ला लड़ाई की भी अफवाहें हैं। लेकिन इन क्यास आराइयों के बावजूद 2 चीजें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि शी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि बीजिंग में मालूमात तक रसाई की वाज़ेह हदें हैं, जिससे गैर यकीनी और क्यास आराइयां जन्म लेती हैं। सरकारी ऐलान के मुताबिक जांग और लियो के खिलाफ तहकीकात हो रही थी और उन पर नज़्म ज़ब्त और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम था, जो करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं।
Zhang Yuxia, a member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Vice Chairman of the Central Military Commission, CMC, and Liu Zhenli, a member of the CMC and Chief of Staff of the CMC Joint Staff Department, are suspected of serious violations of discipline and law. 立案审查调查 ताहम तज्जियाकारों का मानना है कि इंसदादे बदअनवानी मुहिम को सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। माहिरीन का कहना है कि इन बरतरफियों से चीन के ताइवान से मुतल्लक अज़ाइम पर फौरी असर तो नहीं पड़ेगा, ताहम इसका सबसे बड़ा असर कम्युनिस्ट पार्टी और खुद सदर शी जिनपिंग की क़यादत पर होगा। ईरान में मुल्क गिर एहतजाज और मुजाहिरीन की हलाकतों के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिकी तैयारा बरदार जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन बहरा हिंद में दाखिल हो चुका है, जिसकी तस्दीक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी की है। USS इब्राहिम लिंकन एक जोहरी ताकत से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज है जो 1989 से अमेरिकी बहरिया का हिस्सा है और दुनिया के जदीद तरीन जंगी जहाजों में शुमार होता है। इसमें तकरीबन 6000 एहलकारों की गुंजाइश है। इसकी लंबाई 333 मीटर और चौड़ाई 77 मीटर है, जबकि ये 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। ये बहरी जहाज अमेरिकी नेवी की एक मुकम्मल टास्क फोर्स के साथ तैनात होता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल भी शामिल होते हैं। USS इब्राहिम लिंकन माजी में भी खलीज फारस, बहराए ओमान और मशरिक वस्ता में मुतअद्दिद अहम फौजी ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुका है, जिनमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और इराक जंग भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इसकी तैनाती का मकसद खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। ताहम माहिरीन इसे ईरान के लिए एक वाज़ेह फौजी पैगाम भी करार दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो अपनी फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी हदूद को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। पीर को मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा का एक बयान में कहना था कि उनका मुल्क इस अज़म का इजहार करता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई के लिए मुल्क की फ़ज़ाई, ज़मीनी और हदूद का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा और न ही इस हवाले से किसी भी किस्म की लॉजिस्टिकल सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बातचीत, कशीदगी में कमी, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। मुत्तहिदा अरब अमारात का मजीद कहना है कि वो तमाम मसाइल को सफारती तरीके से हल होता हुआ देखना चाहता है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया दिनों में तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया भी मुतअद्दिद मरतबा दे चुके हैं। BBC वेरीफाई को ईरान से मौसूल होने वाली नई और तस्दीक शुदा वीडियोज़ में मुजाहिरीन के खिलाफ शदीद और मौलिक क्रैकडाउन के मनाज़िर नजर आए हैं। इन वीडियोज़ में एक अस्पताल के मुर्दा खाने में लाशों के ढेर, सड़कों पर फायरिंग, निगरानी के कैमरों को गैर फाल करने की कोशिशें और इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती देखी जा सकती है। BBC के मुताबिक 8 और 9 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज के दौरान मशरकी तेहरान के तेहरान पारस अस्पताल में कम अज कम 31 लाशें देखी गईं, जबकि दाखिली दरवाजे के बाहर मजीद बॉडी बैग्स भी मौजूद थे। दीगर वीडियोज में मुजाहिरीन पर फायरिंग की आवाजें, सिक्योरिटी फोर्सेज की मुसल्ला नकलो हरकत और छतों पर राइफल बरदार अफराद भी नजर आए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक हलाकतों की तादाद हजारों में हो सकती है, जबकि ईरानी हुकाम कम अमवात का दावा कर रहे हैं। BBC का कहना है कि इंटरनेट बंदिश के बावजूद सामने आने वाले ये फुटेजेस मुजाहिरीन के खिलाफ रियासती तशद्दुद की शिद्दत को वाज़ेह करती हैं। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीखी फ्री ट्रेड मुआहदे पर दस्तखत के बाद आलमी सतह पर सिफारती और सियासी बहस तेज हो गई है। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मुआहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार देते हुए कहा है कि ये मुआहदा इंडिया के 104 अरब आवाम और यूरोपीय ममालिक के लिए बेपनाह मुआशी मौके फराम करेगा और आलमी तिजारत के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी भी करेगा। ताहम अमरीका ने इस मुआहदे पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यूरोपीय ममालिक बिलवास्ता तौर पर अपने खिलाफ जंग के लिए फंड्स फ्राहम कर रहे हैं, क्योंकि रूसी तेल इंडिया में रिफाइन होकर यूरोप पहुंच रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन जंग के तनाजर में इंडिया पर टैरिफ आयद किए, जबकि यूरोप ने तिजारती मफादात को तरजीह दी।
that he has worked to negotiate a settlement on Russia-Ukraine. The U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. तज्जियाकारों के मुताबिक ये मुआहदा इंडिया के लिए अमरीकी टैरिफ के असरात कम करने और यूरोपीय यूनियन के लिए चीन और अमरीका पर इन्हिसार घटाने की कोशिश है। अगरचे यूरोप में इंसानी हुकूक और कार्बन टैक्स जैसे मामलात पर मुखालफत मौजूद है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि बदलती आलमी सियासत में ये मुआहदा दोनों फरीकों के लिए स्ट्रेटेजिक और मुआशी फतेह साबित हो सकता है। बांग्लादेश ने चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबे को मनसूख करने का ऐलान किया है। अब इंडियन इकोनॉमिक जोन की जगह यहां दिफाई सनती पार्क बनाने का फैसला किया गया है। बीबीसी बंगला के मुताबिक बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी यानी बेजा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी हैं। ये फैसला सोमवार को ढाका में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के दफ्तर में बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के गवर्निंग बॉडी के इजलास में किया गया। चौधरी आशिक महमूद ने वजाहत की कि चिटागोंग में इंडिया के मुजव्वजा इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए जमीन का एक बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। चूंकि इस मंसूबे को अब मनसूख कर दिया गया है, इसलिए जमीन को नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। গত বছরের জুন পর্যন্ত আসলে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক জোন হিসেবে আইডেন্টিফাই করা ছিল। তো আপনারা অনেকেই শুনেছেন যে ওই প্রজেক্টটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো ওই জায়গাটা অ্যাভেলেবল ছিল, আমরা ওই জায়গাটাকে এখন রিপারপাস করে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হিসেবে এয়ারমার্ক করছি এবং সেটা আমাদের মাস্টার প্ল্যানে, বেজার মাস্টার প্ল্যানে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। हालिया आलमी तनाज़ात का हवाला देते हुए चौधरी आशिक महमूद ने कहा कि बाज़ औकात जदीद लड़ाका तैयारों की कमी नहीं बल्कि बुनियादी आलात की कमी होती है जो बड़े बहरानों का बायस बनती है। उन्होंने इस तरह के आलात को मुकामी तौर पर तैयार करने की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इंडिया के 77वें योम जमहूरिया के मौके पर फजाओं में रफेल तैयारों की फ्लाई पास्ट और कर्नल सोफिया कुरैशी को फौजी एजाज व शिष्ट सेवा मेडल देने के ऐलान ने सियासी व समाजी हलकों में बहस छिड़ दी है। भारतीय सदर ने मुसल्लह अफवाज के 70 एहलकारों को बहादुरी और आला खिदमात के एतराफ में एजाजात देने की मंजूरी दी, जिनमें कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम भी शामिल है। कर्नल सोफिया कुरैशी वही अफसर हैं जिन्होंने 7 मई को पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की इब्तिदाई तफसीलात मीडिया के सामने रखी थी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल वाहिद मुसलमान अफसर थीं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उन्हें ये एजाज उनकी मुमताज़ अस्करी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। ताहम सोशल मीडिया पर बाज़ सार्फिन इसे महज PR इक़दाम करार दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि दीगर अफसरान को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। वाज़ेह रहे कि शिष्ट सेवा मेडल इंडियन फौज में दिया जाने वाला बड़ा फौजी एजाज है जो मुसल्लह अफवाज के तमाम रैंक के आला अफसरान को मुमताज़ खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। ये मेडल सन 1980 में मुतारिफ करवाया गया था। इब्तिदा में ऑपरेशनल सरगर्मियों में शामिल अफसरान को ये दिया जाता था, ताहम बाद में इसे नॉन ऑपरेशनल सर्विस तक महदूद कर दिया गया था। दूसरी जनब योम जमहूरिया की तकरीब में राफेल तैयारों की शमूलियत पर भी बहस जारी है। कुछ सार्फिन ने दावा किया कि इससे पाकिस्तान की जानिब से मई में रफाल गिराने के दावे की नफी होती है, जबकि नाकदीन का कहना है कि तैयारों के नंबर्स तब्दील किए गए हैं। लेकिन भारतीय फिजाइया ने एक बार फिर इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। तकरीब के दौरान भारत ने अपनी फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश दिफाई निज़ाम, T-90 टैंक और S-400 मिसाइल सिस्टम शामिल थे, जबकि यूरोपीय यूनियन के आला रहनुमा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों अमरीकी शहरी एलेक्स प्रीटी की हलाकत के बाद शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वाकये की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें हलाकत से कबल की सूरत हाल देखी जा सकती है। मुजाहिरीन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और वाकये की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तफसील रुबाब बतूल से। हफ्ते के रोज अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में वफाकी इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। ये रवामा इमिग्रेशन क्रैकडाउन के दौरान शहर में होने वाली दूसरी हलाकत है। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त 47 साला एलेक्स प्रेटी के तौर पर हुई है, जो अमरीकी शहरी थे, मिनियापोलिस में रिहाइश पजीर थे और बतौर नर्स काम कर रहे थे। ये वाकया हफ्ते की सुबह पेश आया। बॉर्डर पेट्रोल के कमांडर ग्रेग बवीनो के मुताबिक एजेंट्स एक टारगेटेड इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन में मसरूफ थे जब एलेक्स प्रेटी मुबैना तौर पर 9mm सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन के साथ उनके करीब आए। उनके बकौल एजेंट्स ने असलहा छीनने की कोशिश की, जिस पर एलेक्स ने मुजाहमत की और एक एहलकार ने दिफाई फायरिंग की। दूसरी तरफ एनी शाहिदीन, मकामी हुकाम और अहले खाना ने इस बयान को चैलेंज किया है और कहा है कि एलेक्स के हाथ में हथियार नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन था। उनके वालिदैन ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो वाक़े के बारे में झूठ फैला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बराह करम हमारे बेटे के बारे में सच सामने लाएं। ताहम वाक़े से कबल की वीडियो सामने आई हैं जिनमें एलेक्स को सड़क के बीच अपने मोबाइल फोन से एजेंट्स की वीडियो बनाते देखा जा सकता है। एलेक्स के वालिदैन ने मजीद कहा कि वीडियो से जाहिर होता है कि जब वफाकी एहलकारों ने एलेक्स को पकड़ा तो उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। उनके मुताबिक वो एक हाथ में अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से एक खातून को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिस पर पेपर स्प्रे किया जा रहा था। एक और वीडियो जो मुख्तलिफ जाविये से बनाई गई है में देखा जा सकता है कि मुतअद्दिद एजेंट्स एलेक्स को जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। मजमूई तौर पर 10 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। फायरिंग के बाद होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बंदूक की तस्वीर जारी की जिसे एलेक्स से मंसूब किया गया। मिनियापोलिस पुलिस के चीफ के मुताबिक एलेक्स के पास असला रखने का कानूनी इजाजतनामा था और उनका कोई संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। इस वाक़े के बाद शहर में मजीद एहतजाज शुरू हो गए हैं, जबकि एलेक्स प्रेटी के वालिदैन ने वाक़े की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। सामीन 27 जनवरी 2011 की शाम लाहौर की पुरानी अनारकली थाने में एक अनोखा मंजर था, जहां 2 नौजवानों के कत्ल के इल्जाम पर एक गैर मुल्की शख्स से तफ्तीश जारी थी। आने वाले चंद हफ्तों में दिन दिहाड़े दोहरे कत्ल का ये वाकया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफारती बहरान का बाइस बनने वाला था। ये शख्स एक अमरीकी शहरी रेमंड था और जब थाने में तफ्तीश के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो अमरीकी सफारत खाने के लिए काम करते हैं, तो उन्हें इस बात का बाखूबी इल्म था कि यहाँ अपना असल काम और ओहदा समझा पाना उनके लिए मुश्किल होगा। कुछ घंटे कबल एक गाड़ी में मौजूद रेमंड डेविस ने मजंग के इलाके में अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों मोहम्मद फहीम और फैजान पर 10 राउंड फायर किए थे। अपनी आप बीती दी कंट्रैक्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं कि दौरान तफ्तीश उनसे पूछा गया कि वो किसके लिए काम करते हैं, अमरीकी सफीर के लिए। इस पर रेमंड डेविस ने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद मेरे असल काम का जिक्र करना ठीक नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने जवाब में महज कंसल्टेंट कह दिया। 27 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी के बाद रेमंड डेविस 49 रोज तक पाकिस्तान में कैद रहे। उस दौरान ये एक बैनुल-अक़वामी खबर बन चुकी थी, जिसके बारे में सुबह से शाम तक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी अखबारात और चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे। ताहम फिर 16 मार्च को लाहौर की शरई अदालत ने उन्हें दियत के तहत मकतूलीन के वुरसा को $24 लाख खून बहा अदा करने पर रिहा कर दिया गया। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में दावा किया कि अदालती कार्रवाई के दौरान इन लवाहिकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और उन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने जबान ना खोलें। ये लवाहिकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश होते, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते और रकम की रसीद वसूल करते और बाहर आ जाते। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि ये रकम किसने दी। उस वक्त की अमरीकी वजीर खारिजा हिलरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि ये खून बहा अमरीका ने अदा किया है। जो ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अकबी दरवाजे से निकालकर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया गया, जहां एक सेसना तियारा रनवे पर उनका इंतजार कर रहा था। ऊंची इमारतों पर बगैर किसी हिफाजती औजार या रस्सी के चढ़ने के लिए मशहूर अमरीकी कोहपैमा एलेक्स ने ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे में कायम 101 मंजिला इमारत सर कर ली है। ताइपे 101 की मजमूई ऊंचाई तकरीबन 508 मीटर है और ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शुमार होती है।
एलेक्स का ये जुर्रतमंदाना कारनामा एक बार फिर दुनिया भर में हैरत और तवज्जो का मरकज बन गया है। He's done it. Alex Honnold has made history again. The first thing that he just did is one of the hardest parts of the climb, getting on the building. Hope somebody started my timer for me. That just breaks your brain. That is not something you feel like you're supposed to see. पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले एक बासलाहियत आर्टिस्ट जिन्होंने माजी में तालिबान के खौफ के बाइस अपने हाथों से बनाए गए मुजस्मे खुद तोड़ दिए थे, आज फन की एक मुनफरिद शक्ल के साथ सामने आए हैं। ये फनकार अब आग और काविया की मदद से पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं जो देखने वालों को हैरान कर देती हैं। फनकार का कहना है कि अगरचे वो अब भी बाज खदशात का शिकार हैं, मगर फन से जुड़े रहना उनकी मजबूरी और पहचान है। वो किस तरह ये मुनफरिद पेंटिंग्स बनाते हैं और किन खतरात का उन्हें सामना है, जानिए बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। तालिबान का बहुत ज़्यादा जोर था, तो ये डर भी होता था कि उन्होंने मुझे मना भी किया था कि ये मत बनाया करो, हाँ ये तो मैंने छोड़ दिए थे। पाकिस्तान के ज़िला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट बीए बातिश, जिन्होंने तालिबान के खौफ से अपने बनाए हुए मुजस्मे तोड़ दिए थे, वो इन मुजस्मों को अब भी याद करते हैं। बचपन में मेरी मुजस्मों ही से इब्तिदा हुई थी, कभी बैल, कभी घोड़ा, कभी ऊँट, ये कभी फ्रूट, और ये इन चीज़ों के बाद फिर इंसानी मुजस्मों पर वो छोटे छोटे बनाता था, फिर बड़े बनाए, हाफ साइज में यहाँ से लेकर यहाँ सर तक इतने भी बनाए, मजबूरन नहीं तोड़ने पड़े। जब मुझे ये कहा गया ना कि ये जो है ना आपको नुकसान पहुंचेगा, ये चीज़ जायज़ नहीं है और ये है वो है, नहीं मना करने वाले तो बहुत हैं। यहाँ तो हर बंदा जो है ना वो कहता है कि इसमें रूह डालनी पड़ेगी और ये है वो है, और ये तो फ़न है, फ़न बराए फ़न है, कोई वो तो नहीं है। अफसोस तो हुआ था कि मैंने मेहनत की थी, मैंने टाइम लगाया था, ख़तरा था कि मुझे नुकसान पहुँचेगा। बीए बातिश एक मुनफरिद आग के शोलों से बर्न आर्ट, वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग में काम कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जैसे जैसे वो आगे तरक्की होती गई, जहन खुलता गया, मैं मुख्तलिफ मीडियम में आ गया। वुड बर्निंग ये है कि मेरा एक स्टूडेंट था जमशेद मैथ्यू, वो किया करता था, लेकिन वो करता मेरी फ़ोटोग्राफी से था, तो उसका अपना थाट नहीं होता था। मैं अपनी फ़ोटोग्राफी उसे देता था, वो उसी से ही करता था। फिर वो यहाँ से चला गया कराची, फिर मैंने वो शुरू कर दी। बोरी पर भी ये जूट का एक ख़ास कपड़ा आता है, आम बोरी वाला नहीं होता, वो उसके पिक्सल बहुत मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसका टेक्सचर बहुत अनफिट होता है। तो ये बारीक बोरी वाला जो है, इस पर मैं ये किया करता हूँ। ये ढाका से मंगवाते हैं कराची वाले, फिर कराची वालों से मैं मंगवाता हूँ। पहले तो बड़ा नुकसान होता था, जगह ज़्यादा जल जाती थी, कंट्रोल नहीं होती थी। फिर हमने इलेक्ट्रिक काविया, ये इलेक्ट्रिक काविया, फिर हमने ये लेना शुरू कर दिए, फिर इनसे काम करते थे। इनमें ये है कि हर वोल्ट का पावर का अपना काविया है, 200 वाट का है, 250 वाट का है, 500 वाट का है, 50 वाट का है, 40 वाट का है। कलर दिखाना होता है तो लो वाला, हाई हो तो फिर ज़्यादा वाला, इस तरीके से ये करते हैं। अब मैंने शोला भी शुरू कर दिया है। हाई डार्कनेस उसकी कवरेज शोले से ज़्यादा होती है, तो उसके पहले काविया से डिटेल बना लेता हूँ, फिर उसके बाद शोला चलाता हूँ, वो उसकी कवरेज ज़्यादा हो जाती है। बातिश का कहना है कि उनका आर्ट मेहनत और वक्त तलब है, लेकिन लोगों की तरफ से इसकी वो पजीराई नहीं जिसका ये फ़न मुस्तहिक है। निकलता नहीं है, नकासी नहीं है। वजह ये है कि महंगाई है, कोई हाथ की चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता। कैमरे वाली पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग हो गई, आजकल तो एक और वो टेक्नोलॉजी आ गई, लेज़र, उससे वो जो है प्रिंटिंग हो रही है, लोग उससे करा लेते हैं। हमारा काम तो गया। फन को सपोर्ट करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। लोगों में ये है कि हाँ ये हाथ का काम है,
اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ واہ واہ سے تو پیٹ نہیں پلا کرتے نا سر. جب کام نہ ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں کوئی اور کام کر لیتا. اور سامعین، اب پیش ہے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو کو بھارت کی آرتھک راجدھانی ممبئی کی جن سنکھیا معلوم ہو، مگر ہمیں اپنے فائنینشل کیپٹل کراچی کی آبادی ٹھیک سے نہیں پتہ. سرکار کہتی ہے کہ کراچی میں لگ بھگ 1.5 کروڑ انسان بستے ہیں، مگر سرکار کے سوا سب کہتے ہیں کہ کم از کم 2.5 کروڑ لوگ کراچی میں رہتے ہیں. دیش کی 60% انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ کراچی میں ہے اور 100% امپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہی گزرتی ہے. خزانے میں 60% ٹیکس بھی کراچی جمع کرتا ہے. ایسی دودھ دینے والی گائے کے نخرے تو ہر ایک کو اٹھانے چاہیے، مگر نخرے تو رہے ایک طرف. جتنا چارہ اس گائے کو چاہیے سرکار اس کا آدھا بھی نہیں دیتی. نتیجہ سب کے سامنے ہے. کراچی کے کمرشل ڈسٹرکٹ کا گل پلازا، جو ایک بیسمنٹ اور 3 فلورز کا شاپنگ سینٹر تھا، 8 دن پہلے بجلی کے شارٹ سرکٹ سے بھسم ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گیا. اب تک 71 جلی ہوئی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور تلاش جاری ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہر سال چھوٹی بڑی ملا کے 1100 سے ادھک آگ لگنے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں. ستمبر 2012 میں کراچی کی ایک 2 منزلہ گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے 280 سے اوپر مزدور جل کے مر گئے. اس کے بعد امید ہو چلی کہ سرکار نے کوئی سبق لیا ہوگا اور آج کے بعد بلڈنگ کوڈ پہ پورا عمل ہوگا اور فائر بریگیڈ کے وبھاگ کو بھی بڑھاوا دے کے ماڈرنائز کیا جائے گا. مگر کچھ بھی نہ ہو سکا. پچھلے 12 برس میں اس شہر میں آگ لگنے کی لگ بھگ 50 بڑی وارداتیں ہو چکی ہیں، جن میں بہت سے عام لوگ اور فائر بریگیڈ والے مرے. آج بھی 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں کے اس شہر میں فائر بریگیڈ کے 1000 سے بھی کم کرمچاری ہیں. صرف 29 فائر بریگیڈ اسٹیشن ہیں. سرکاری ریکارڈ کے انوسار پورے شہر کے لیے 150 فائر فائٹنگ ٹرک ہیں، مگر ان میں سے 36 سے 40 تک ہی چالو حالت میں ہیں. باقی ٹرک یا تو ڈھانچے بن گئے یا ریپیئر مانگتے ہیں. فائر بریگیڈ کے پاس 4 ہی گاڑیاں ایسی ہیں جن کی سیڑھی 10ویں فلور تک پہنچ سکتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا اپارٹمنٹ 11ویں فلور پہ ہے تو آپ اپنے مرنے جینے کا انتظام خود کریں. سرکاری سروے کے مطابق کراچی شہر میں لگ بھگ 700 بلڈنگیں آگ لگے نہ لگے کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، مگر ان میں سینکڑوں خاندان آباد ہیں، جبکہ شہر کی 90% بلڈنگوں میں نہ تو فائر فائٹنگ اپکرن ہیں اور نہ ہی بلڈنگ خالی کرانے کا کوئی ایمرجنسی راستہ. پھر بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے انہیں بنانے کی اجازت دے دی اور کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا. جب بھی کسی کمرشل یا ریزیڈنشل پلازا گرنے یا آگ لگنے سے لوگ مرتے ہیں تو سرکار کوئی بھی ہو 3 کام ترنت کرتی ہے. ہر مرنے والے کے لیے 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کے کمپنسیشن کا اعلان، گھٹنا کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی اور مرنے والے کی مکتی کے لیے فاتحہ. اس دوران اسمبلی کے اندر اور باہر سرکار ورودھی گٹوں اور وزیروں کے درمیان گالم گلوچ کا میچ بھی چلتا رہتا ہے. میڈیا میں 2-4 دن تک مرنے والوں کے ہوتوں سوتوں کے روتے چہروں کے پیچھے کوئی دکھد دھن بجا کے سرکار کو 4 باتیں سنائی جاتی ہیں اور پھر یہ خبر کسی اور بڑے کانڈ کے نیچے دب کے مر جاتی ہے. یعنی سب اپنا اپنا طے شدہ ابھینے نبھاتے ہوئے نگل لیتے ہیں. اصل سنکٹ اور بنیادی سمسیا وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں. جس طرح یہاں پچھلے 40 برس میں ہزاروں بلڈنگیں بنائی گئیں اور جیسی ان کی حالت اور دیکھ ریکھ ہے، اس کے ہوتے اس شہر کے لیے 5.5 ریکٹر سکیل کا بھوکمپ بھی کافی ہے. لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں.
गवर्नेंस और सिस्टम के ठीक होने का कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आता, मगर सब के सब ये कहना कभी नहीं भूलते कि अल्लाह मालिक है, वही रहम भी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत या इंडिया के खिलाफ मैच के बाइकाट से मुतल्लक हतमी फैसला मुअख्खर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुकम्मल टूर्नामेंट या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच के बाइकाट पर गौर जारी है, जबकि फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होता है तो इसका सबसे बड़ा माली नुकसान आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को होगा। इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से गुज़िश्ता 2 दहाइयों में $1 अरब से जायद आमदन हो चुकी है और ऐसे मैचेस के टिकट, इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिपें सबसे महंगी फरोख्त होती हैं। पाकिस्तान की अदम शिरकत से नशरियाती हुकूक, इश्तिहारी रेवेन्यू और मजमूई टूर्नामेंट वैल्यू शदीद मुतासिर हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को भी खतरात लाहक हैं। आईसीसी की जानिब से सालाना फंड्स की मुअत्तली, मुस्तकबिल के इवेंट्स से अखराज या पाबंदी जैसे इकदाम ज़ेर गौर आ सकते हैं। ताहम अगर फैसला हुकूमती सतह पर हो तो पाबंदी लगाना आईसीसी के लिए आसान नहीं होगा। साबिक पीसीबी हुकाम में इस मामले पर इख्तलाफात पाया जा रहा है। कुछ का कहना है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट से गुरेज करना चाहिए, जबकि दीगर के नज़दीक असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना माली नुकसान से ज़्यादा अहम है। अब सबकी नजरें हुकूमत के फैसले पर मरकूज हैं। इस सिलसिले में हम मजीद जानते हैं क्रिकेट अमूर के माहिर नोमान नियाज से। नोमान नियाज, सादा सा सवाल, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से निकल जाता है यानी विदड्रॉ करता है तो क्या होगा? वर्ल्ड कप हिल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है। 200 मिलियन बांग्लादेश के आपकी आई बॉल्स हैं, 250 मिलियन पाकिस्तान की आई बॉल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि $4800 पर सेकंड जो है इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का कमर्शियल एयर टाइम होता है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं जो कि आईसीसी ने किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग ग्राउंड आपकी ब्रांडिंग है, उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, उसके बाद अदर एक्सेसरी स्पॉन्सर्स हैं। तो ये इकोनॉमिकली तो दवालिया निकल जाएगा आईसीसी का। इंडिया कितना कंपनसेट करता रहेगा। और पाकिस्तान अगर सिर्फ बांग्लादेश विड्रॉ किया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी इतना कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाकिस्तान से ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान निकलेगा तो ब्रॉडकास्टर भाग जाएगा। सही, लेकिन क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पर कोई पाबंदी भी लग सकती है? साउथ अफ्रीका पे अपार्थीड पे, नस्ल परस्ती पे 21 साल आइसोलेशन का बैन लगा रहा। क्या हुआ? उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने अपने प्लेयर्स डेवलप किए, और जिस वक्त 21 साल के बाद वो वापस आए तो सीधा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गए। सही। तो बैन लगते रहते हैं, बट आपने तो लार्जेस्ट पीस देखना है, चंक देखना है। बैन इतना आसान नहीं है, उसकी अभी मैंने आपको वजह बताई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले तो बैन लग सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये डिसीजन लेगी तो आईसीसी जो है उसके पास प्रेसिडेंस है कि वो बीसीसीआई को भी यही कहता रहा है कि जी उनकी हुकूमत इजाज़त नहीं देती। सही। आपको क्या लगता है कि किसी सतह पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? मैं आपको इतना हॉर्सेस माउथ से बता सकता हूँ कि वो इंडिया से और इंडिया की हेगेमोनिक प्रेजेंस से ना इंग्लैंड खुश है ना ऑस्ट्रेलिया खुश है। लेकिन वो, अगर आपको याद हो, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था जब पाकिस्तान ने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया, क्या ना, और वी आर गोइंग टू प्ले इन ऑन न्यूट्रल वेन्यू। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, तो आपको ये मिला था ना कि आप श्रीलंका खेल लेंगे या आईसीसी वर्ल्ड T20, या आप इंडिया नहीं जाएंगे। तो बांग्लादेश को ये फेवर क्यों ना मिली? हाँ, बांग्लादेश को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनकी वो फाइनेंशियल, अभी मैंने आपको बताया, उनकी वो फाइनेंशियल ब्रांड इक्विटी उतनी नहीं है जितनी की इक्विटी पाकिस्तान की है। 10 दफ़ा सोचेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान विदड्रॉ करता है। सही। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान विदड्रॉ करता है तो क्या ये वन टाइम होगा या अगले मैचेस में भी ये जारी रहेगा? ये अगर तो ये विदड्रॉ पाकिस्तान ने किया, एक तो ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, जो आपके इंडस वाटर ट्रीटी के मसाइल और आपके 10 मई के मसाइल, और फिर वो जो उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ है और जिस किस्म की वो मुस्लिम्स के साथ उनका एटीट्यूड है। अब तुम इससे बेहतर जानते हैं कि इंडिया में जो बंगालीज हैं, जो इंडियन हैं, उनको भी वो कहते हैं कि तुम बांग्लादेश चले हो। ठीक है, अभी 2 दिन पहले जो क्रिश्चियन के साथ उन्होंने किया है, जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे आया हुआ है,
تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گا اور کرکٹ ہیز ٹو گیٹ بیک ٹو اٹس اون پلیس ویئر فرام ویئر اٹ بلانگس. صحیح. نعمان نیاز آپ کا بے حد شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا کے علاقے وادی تیرا میں فوج کسی قسم کا آپریشن نہیں کر رہی اور نقل مکانی کے معاملے پر صوبائی حکومت اپنی ناکامی کا الزام ایک ایسے آپریشن پر ڈال رہی ہے جس کا وجود ہی نہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تیرا اور سرحدی علاقوں سے سردیوں میں نقل مکانی کوئی نیا معاملہ نہیں بلکہ یہ برطانوی دور سے جاری ہے. خواجہ آصف کے مطابق علاقے میں نقل مکانی سے متعلق معاملات صوبائی حکومت، جرگے اور ٹی ٹی پی کے درمیان طے پائے، جس کے بعد کے پی حکومت نے مالی پیکج کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ فوج نے بڑے آپریشنز ترک کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی حکمت عملی اپنائی ہے، اسی لیے تیرا میں کسی فوجی آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر دفاع نے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اور بھنگ کی بڑے پیمانے پر کاشت ایک اہم مسئلہ ہے جس سے فائدہ مخصوص عناصر کو پہنچ رہا ہے. ان کے مطابق وفاقی حکومت اس پورے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے.